तो ये जो एथिक्स नीति शास्त्र है, ये आपका जो सिविल सर्विस का जो चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर है, इसे कहा जाता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इसका पूरा पेपर का नाम है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इसमें दो चीज़ें हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी कहा जाता है इसे, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये इसका सेक्शन, ठीक है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी पहले तो इसको मैं आपको बताऊं कि चीज़ें हैं क्या और इसका रोल क्या है सिविल सर्विस में, क्यों ये पेपर इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं कि जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपकी सक्सेस के लिए स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति, और रणनीति अगर आपके पास नहीं है तो सिविल सर्विस में कभी भी सफल आप नहीं हो सकते, नेवर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिलेबस बनाया गया है कि आप कम से कम 5 साल पढ़ोगे लगातार, 5 ईयर कम से कम, तब आपको शायद पूरा कोर्स इसका पूरा हो पाए, शायद तभी नहीं हो पाए। तो ये जो बनाया गया ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यूपीएससी का यह स्ट्रेटजी है कि कोर्स इतना बड़ा बना दिया जाए कि बच्चा उसको उसी में घूमता रह जाए। इसीलिए इसमें स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, एक रणनीति की जरूरत पड़ती है। रणनीति के अंतर्गत ये होता है कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस में किस एरिया पर हमको ज़्यादा फोकस करना है और किस एरिया पर कम फोकस करना है या नहीं फोकस करना है, दोनों बातें हैं। कम फोकस करना या नहीं फोकस करना, ये दो बातें हैं। और जब सिविल सर्विस का जो मेंस बच्चा लिखता है ना, 10,000 बच्चा लिखता है, करीब करीब 10,000 बच्चा लिखने के लिए जाता है, और सिलेक्शन करीब 1,000 लोगों का होता है, आपको पता ही है। तो उसमें होता क्या है कि जो नॉलेज का लेवल होता है ना, करीब करीब इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं है कि इनके पास ज़्यादा ये विद्वान है, नहीं, नथिंग, सबके पास बराबर लेवल हो जाता है। बराबर होने के बाद भी सिर्फ सिलेक्शन 1,000 का लोगों को 9,000 लोग बाहर हो जाते हैं। तो जिसके पास स्ट्रेटजी होती है, मैंने बताया कि ज्ञान की कमी नहीं है, जो आईएएस बनता है और जो नहीं बनता है तकनीकी रूप से उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बार तो जो आईएएस बनता है उससे अधिक ज्ञान जो नहीं वाले में होता है, ज़्यादातर, बहुत सी केसेस में देखा गया है। तो लेकिन कुछ चीज़ों में अंतर हो जाता है, जैसे जो बनता है उसके पास बेटर स्ट्रेटजी होती है चीज़ों की, और दूसरी एक बहुत बड़ा अंतर होता है उसके राइटिंग स्किल को लेकर के। मैंने बार बार आपको फोकस करता हूँ, जैसे आपके पास जितना नॉलेज है मैथ्स लिखने के लिए पर्याप्त आपके पास नॉलेज, इंटरव्यू भी दे सकते हो आप, जितना आपके पास नॉलेज है। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उसके मैं बार बार बताता हूँ कि जब प्रीवियस ईयर के जो मैथ्स के पेपर हैं, अगर आप उसको देखिए, क्वेश्चन को मत देखिए, उसके आंसर को देखिए आप। उस जब आंसर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, इतना तो मैं सब जानता हूँ। एक्चुअली सब जानते हैं, आप जिस विषय को आपने एक बार पढ़ा है उसको जान गए। तो अंतर सिर्फ होता है एक्सप्रेशन में और राइटिंग स्किल में, अंतर बस यही होता है। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है। बार बार कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए आपको सिर्फ स्नातक स्तर का ज्ञान चाहिए, एकदम सही। पहले हम लोग भी समझते थे गलत लिखा हुआ है, हमको लगा कि ये 20 किताब पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन एकदम सही लिखा हुआ है वो। बाद में हमको अनुभव हुआ, हाँ नमस्ते, कि बाद में अनुभव हुआ कि ये बातें तो एकदम सही लिखा हुआ है, स्नातक स्तर तक का ही ज्ञान चाहिए, ऑथेंटिक ज्ञान चाहिए, एकदम सही बात लिखी हुई है। तो जो स्ट्रेटजी अगर आपके पास नहीं है तो फिर सिविल सर्विस आपके लिए बहुत दूर की बात। अब स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी में एथिक्स कहाँ आती है? एथिक्स आती है कि जब दोनों विपरीत परिस्थितियों के मध्य कौन सा निर्णय बेटर होगा। नहीं, वो तो आप सब्जेक्ट पर उतर गए। तो इसकी स्ट्रेटजी में एथिक्स का रोल क्या है, यानी आपके करियर को एथिक्स कैसे प्रभावित कर सकता है, यानी व्यवहार में नंबर दिलाना। अच्छा, नंबर सिविल सर्विस के एग्जाम में एथिक्स आपको नंबर कैसे दिलवा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे ये नंबर आपको दिलवा सकता है? देखो, स्ट्रेटजी का जो हिस्सा होता है, जैसे 4 पेपर इसके होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जो ये सिविल सर्विस आईएएस मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आईएएस जो मेंस की एग्जाम होती है, मेंस की एग्जाम में इसके 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 और 4।
इसको आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। अच्छा, लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी आपको पे नहीं करेगी, लेकिन बाद में बहुत पे करेगी, बाद में समझ में आएगा। ये जो पहला पेपर है ना, ये इतना इतना ब्रॉड पेपर बनाया गया है कि इस पेपर को आप 6 महीना लगातार पढ़िए और सिर्फ आप दो महीना पढ़िए, तब भी आपके नंबर पे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। यानी आप 6 महीना तैयारी करिए और उसी पेपर की जो है 3 महीना तैयारी करिए, लेकिन नंबर में अधिक अंतर, बहुत अंतर पड़ेगा तो 2 नंबर आप ज़्यादा मिल जाएगा, बस इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो आप 6 महीना पढ़ो 3 महीना पढ़ो, जरूरी पढ़ो। यहाँ माथा पीटने कोई ज़रूरत नहीं, जितना हर बच्चा पढ़ता उतने पढ़िए, ज़्यादा ताकत मत लगाइए। ये आपको एवरेज नंबर दिलाता है। आज तक हमको कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो कि इसमें एक्सेप्शनल नंबर मिल गया है, किसी बच्चे को नहीं, आज तक संभव ही नहीं है। इतनी वास्ट एरिया बनाई गई, तो इसमें ज़्यादा माथा पीटने की ज़रूरत ही नहीं है, मत पीटिए इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर है पेपर है, इसमें आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। सेकेंड और IR वगैरह होता है, इसमें दोनों में सोसाइटी IR वगैरह होता है, तो इसमें से थोड़ी सी आप मेहनत करती है, लेकिन इतना मत मेहनत करिए कि सब कुछ छोड़ कर यही मेहनत करिए, ठीक है ना। तो यह भी आपको नंबर दिला सकता है, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस मत करिए, जो एक सामान्य मेहनत है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर दिलवा सकता है वो क्या है? चौथा पेपर एथिक्स। सबसे ज़्यादा नंबर आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी दिलवा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें लोगों को नंबर कम मिलता है। आप जब से एथिक्स शुरू हुआ है तब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी को एक्सेप्शनल नंबर नहीं मिला। इसमें 250-250 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 250 नंबर में किसी को ये नहीं कि 150, 160, 125 नंबर के आसपास में ही लोग मतलब वो हो जाते हैं। लेकिन 125 नंबर की बात नहीं है। इस सब्जेक्ट में वास्तव में 160-70 नंबर तक भी मिल सकता है आसानी से। तो मैं 50 नंबर का डिफरेंस बता रहा हूँ, जो कि हल्का फुल्का नहीं है। IAS में तो 10 नंबर में ही पूरी मेरिट क्लोज हो जाती है, मैं 50 नंबर का डिफरेंस बता सकता हूँ। और जो ये हो गया स्ट्रेटजी का हिस्सा बता रहा हूँ। अब इसके बाद आता है यस से बनने निबंध। हम लोगों के समय निबंध आता था 300 नंबर का, आज शायद 275 नंबर का आता है, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। 275 का आता है या 250 का है क्या? 250 के इशारे 9 के 250 हाँ 250 का है निबंध। पहले 300 का आता था नंबर। 2 पेपर आपकी भाग्य को बदल सकते हैं, एक है निबंध और दूसरा है एथिक्स। इसमें कम से कम 50 नंबर की, 100 नंबर की, 60 नंबर की आप लीड ले सकते हो। इसमें अभी गारंटी ले सकते हो, ये नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इतना नंबर दिलवाया गया है लोगों को पढ़ा कर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों का रवैया खराब होता है वो निबंध को लेकर खराब होता है। कोई ऐसे पढ़ने नहीं चाहता है, ऐसे की समझ ही नहीं है लोगों को। मैंने बताया था कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। 90% लोगों को तो बोल दिया था लोग सब्जेक्ट में कि ऐसे है, ऐसे उनको तो यही समझ में नहीं आता है कि ऐसे और आर्टिकल में क्या अंतर है। यही अंतर समझ में नहीं आता है। अधिकतर जो IAS जो सिविल सर्विस के जो एप्लीकेंट होते हैं वो लिखने जाते हैं यस से और लिख के चले आते हैं आर्टिकल। मतलब वो प्रयास कर रहे हैं यस से लिखने का, लेकिन चूंकि वो टेक्निक को नहीं जानते हैं आर्टिकल लिख के चले जाते हैं। और सिविल जो काफी जांचने वाला होता है ना, वो जानता है कि आपको तो यही पता नहीं कि इससे होता क्या है। 0 बटा सन्नाटा, आपको जो सन्नाटा नहीं करेगा 250 नंबर में आपको वोट देगा, 70-80 नंबर दे करके विदा कर देगा। कहा ले जाओ, इतना मेहनत किया है और उससे कुछ होने वाला। 250 नंबर में मैं ऐसे बहुत से कुछ विद्यार्थी अपने भी हैं जो कि इसमें SDM एक लड़का है, उसको 200 नंबर तक मिला हुआ है। 200 नंबर तक मिला है यस से। समझ लीजिए सर, उसमें किस हिसाब से लिखा होगा? मतलब दूसरा इसमें कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं, आप भी लिख सकते हो जो है। लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे मतलब आर्टिकल लिखे हैं, ऐसे लिखो है मतलब आर्टिकल बता रहे आप, तो मतलब आर्टिकल लिख के आ जाते हैं बहुत से लोग इसमें ऐसे में। हाँ वही तो, मतलब किस हिसाब से लिखा जाए? हाँ मेथड, जो उनको मेथड ही पता नहीं है। जैसे कि जो आप न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो ना, जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल लिखा रहता है, जो जहाँ एडिटोरियल होता है उसके बीच में आर्टिकल एक निकलता है, उसको आर्टिकल बोला जाता है।
वो ऐसे नहीं होता है। लेकिन जैसे कि आपका सब्जेक्ट क्या है? पीजी मेरा सोशल। अच्छा, सोशियोलॉजी। मान लीजिए सोशियोलॉजी की इनको टॉपिक कोई मिल गई, आप पीएचडी भी कर रहे हैं सपोज, तो सोशियोलॉजी का तो बहुत बड़ा मैटर आपको मिल जाएगा और आप ऐसी टॉपिक लिख के चले आओगे जो कि दूसरा आदमी लिख ही नहीं पाएगा। तमाम रिसर्च पेपर को उठा लोगे, किताबों को उठा लोगे, ये लिख दोगे, खूब मुस्कुराते हुए जहाँ बाहर आके पान भी खाओगे, कहेगी आज तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि 200-250 नंबर 200 नंबर तो लेके रहूँगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है कि जो आर्टिकल के कुछ अलग गाइडलाइन होती है और एस्से की कुछ डिमांड अलग होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। अब अलग अलग क्या होती है, जैसे कि एस्से होता है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब उसमें आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं, दूसरे का नहीं, आपको जानना चाहते हैं आपकी ओपिनियन क्या है। किस आधार पे लिखा है, किस आधार नहीं, आपकी विचारों को जानना चाहते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या इस चीज़ के बारे में। यानी जैसे लोग कहते हैं ना कि आईएएस का इंटरव्यू हुआ, वो लोग गलत कहते हैं। वास्तव में आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो रिटन में ही शुरू हो जाता है। एस्से का जो पेपर होता है ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण का सबसे, वो रिटन आप लिखते हो, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, बस यही अंतर है। तो एस्से एक, जैसे फिल्म देखते हो ना, बढ़िया फिल्म 3 घंटे में निपट जाती है, आपको 3 घंटे पता नहीं चलता है, ठीक है, 3 घंटे। एस्से उस तरीके से होना चाहिए, इसमें शेर व शायरी लिखिए, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, मुहावरा लिखिए, चटपटा बना दीजिए। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि जो मेरा स्टूडेंट जिसको 200 नंबर मिला था उसको मैंने फिल्म के डायलॉग लिखवाया था, शोले फिल्म का डायलॉग लिखवाया था मैंने। शोले फिल्म का डायलॉग मैंने लिखवाया था, और लेकिन वो कंटेंट से हट करके नहीं था, एकदम कंटेंट से जुड़ा हुआ। और जैसे पूछता है कि गब्बर पूछता है तो कितने आदमी थे, एकदम सेम डायलॉग लिखवाया था लेकिन कंटेंट से जुड़ करके। जब कॉपी जांचने वाला पढ़ता है ना तो उसको यह एस्से नहीं दिखाई पड़ता है, एक फिल्म की तरह से दिखाई पड़ता है। पढ़ता अरे वाह क्या लिखा है, तब तक एक शेर व शायरी मिल गई तो उसको पढ़ के खुश हो गया, अरे वाह, फिर एक नया कॉन्टेक्ट मिला, कुछ मुहावरा मिल गया, कुछ चुटीली कहानियाँ छोटी सी कुछ और मिल गया। वो पढ़ते 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 जैसे लगता है किसी दूसरे लोक में चला गया, ठीक है। और जब वो पेज ऐसे बंद करता है तो अंत में एक बढ़िया शेर आप लिख दिए हैं, वो पढ़ करके बाग बाग हो जाता है, करे अरे वाह क्या लड़के ने लिखा है। ऐसे जैसे ही उसने हाथ रखा उसका मतलब है कि 250 में 200 नंबर आपको देगी। वो नंबर नहीं देखता है, वो सोचता है कितना ज़्यादा नंबर मैं दे सकता हूँ। ये ऐसे होना चाहिए, जितने बार पढ़िए उतने बार आप एकदम भाव विभोर हो जाइए जो, लेकिन कंटेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कहानियाँ लिखते चले जाइए आप, ये भी नहीं होना चाहिए। यह ऐसे होता है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि वही है कि अभी अभ्यास चीज़ें आती है, एक दिन में नहीं आ पाएंगे। कुछ कविताएं आप लिखते जाइए जो बढ़िया कविताएं होती हैं, कुछ शेर व शायरी बढ़िया लिखते जाइए लेवल की, कुछ कोटेशंस लिख लीजिए, कुछ मुहावरे लिख लीजिए, कुछ ऐसी बातों को कलेक्शन अपने डायरी में करते जाइए। इससे एक दिन को लिखने की प्रक्रिया नहीं होती है, यह एक अनवरत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, जो कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना चलती ही रहती है। कहीं बढ़िया चीज़ मिले डायरी में उसको नोट कर लीजिए, कहीं कविता मिले उसको नोट कर लीजिए जो कंटेंट से जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, आर्थिक विषयों पर कोई भी कविता कहानी, कुछ शेर व शायरी बढ़िया नोट कर लीजिए। कभी गालिब को भी पढ़िए, कभी मीर को भी पढ़िए, कभी जो है मीर और लोगों को पढ़िए। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। सबका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे? यस्से एक समोसा की तरह से है जो कि बहुत ही मीठा और बहुत अच्छा बना हो, ठीक है ना। तो जब ऐसा लिखते हो तब फिर वंडरफुल नंबर आपको मिलता है। ये नहीं कि उबाऊ भाषा, काफी जांचने वाला 60 साल के ऊपर का होता है, 65-70 साल वाले, उसके जहाँ माथे पर बल पड़ा ना वो उसका गुस्सा कहाँ उतारेगा? कॉपी पर। अच्छा बहुत बड़े विद्वान बन रहे हो, हमसे अधिक जानते हो, उसका ईगो टकराने लगता है। ईगो कभी नहीं टकराना चाहिए उसका, ठीक है ना। उसको इन्फॉर्मेशन बहुत मत दीजिए, ज़्यादा उसको ज्ञान देने का प्रयास मत करिए, अपनी चीज़ों को डिफाइन करने का प्रयास करिए। तो आपकी किस्मत बदलने का कोई अगर रास्ता है वो है यस्से और एथिक्स। तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ और यही रास्ता है।
और जो भी ऑप्शनल आप चूज करिए, ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर पाता है। और आईएएस इतना नहीं कि हिस्ट्री में आपको मिला है 150 तो इनको मिल जाएगा 200, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अंतर होगा तो 10 से 15 नंबर का अंतर होगा बस मैक्सिमम, से थोड़ा सा अंतर पड़ता है उसके लिए। और जहाँ से आप छलांग मार सकते हो ये दो विषय, जो इस टेक्निक को जान गया, दुनिया की कोई ताकत, अगर वह मेंस लिख रहा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको आईएएस बनने से नहीं रोकती। 3 महीना मैंने 3 महीने में ही मैंने इंटरव्यू दिलवाया हुआ है, 3 महीने के अंदर पढ़ा करके बस, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से तो अधिक नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ इस पर फोकस करवा दिया, काम खत्म हो गया, इंटरव्यू दे देगा। इंटरव्यू में थोड़ी सी अगर आप अच्छे हैं, इंटरव्यू में इतना खराब नंबर सिविल में कभी मिलता ही नहीं किसी को, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है जानता है कि लड़का मेंस लिख के आया हुआ है, तब के आया हुआ है, तपस्या करके आया हुआ है, तो उसको एक लिमिट तक नंबर देते ही देते हैं उसको। बहुत एक्सेप्शनल हो गया तो अच्छा नंबर मिल गया, नहीं तो फिर अदरवाइज एवरेज नंबर आपको मिलना है। कहीं कि लटक जाओगे, अपना आईएएस एलाइड ओवर लटक जाओगे, आईएएस बन जाओगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं एथिक्स। और अब यहाँ लेकिन प्रश्न मैंने बताया कि एथिक्स में नंबर क्यों नहीं मिलता है, इसका नंबर क्यों नहीं नंबर नहीं मिलने का क्या रीजन है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप हेडलाइन लिख लो, चाहे जो भी लिख लो, मैं इसको बता रहा हूँ। एथिक्स नहीं मिलने का नंबर क्या है, क्या रीजन है कि एथिक्स में नंबर नहीं मिलता है। मैं तो एथिक्स पढ़ाने ही जा रहा हूँ आपको। एथिक्स में why the people don't get the excellent marks in the ethics? एथिक्स में नंबर क्यों नहीं मिलता है, ये बड़ा सभी विद्यार्थियों के सामने चुनौती होती। क्या रीजन इसका है? रीजन ये है कि जो एथिक्स है ना, एथिक्स को जो लोग पढ़ाने वाले हैं या जो बच्चा पढ़ता है, पहले एथिक्स को लोग समझ ही नहीं पाते कि एथिक्स का संबंध किस विषय से है। एथिक्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, एथिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट बट द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे इतिहास का कोई सेक्शन हो जाए तो एथिक्स का संबंध किससे है? दर्शन का फिलॉसफी से। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। एथिक्स का संबंध किससे है? फिलॉसफी से है। यानी एथिक्स को वही अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा या समझ पाएगा जो फिलॉसफी को जानता है। अगर वो फिलॉसफी यानी उसका जिसका बेसिक फिलॉसफी का क्लियर नहीं है, वह एथिक्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। हाँ, नहीं है तो बिल्कुल जो है ये नहीं कि मतलब पढ़ ही नहीं पाएगा, नंबर उसको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलॉसफिकल अप्रोच एकदम से अलग होता है। बिल्कुल। तो एथिक्स का संबंध किससे है? दर्शन से। इसका संबंध पहले लाइन लिखिएगा ए कि एथिक्स का संबंध दर्शन से है। ये हेडलाइन बोल्ड करिएगा कि एथिक्स का संबंध दर्शन से। या आप ऐसे कर लीजिए कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है। ठीक है ना, इसको भी ले सकते हैं कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक अंग है या एक शाखा है। आप बेटर है, एक शाखा है। ठीक है ना, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी। सर इंग्लिश में भी तो ऐसे होता है, एकदम यही होता है, इसीलिए उसका भी ट्रिक की इस तरीके से इंग्लिश में सर। किसका मतलब ट्रिक जो रहता है वो कैसे? उसी चीज आप समझ रहे आपके क्वेश्चन? मतलब ऐसे एक इंग्लिश में आता है और हिंदी में भी आता है, दोनों में आता है, सब भाषा में। ऐसे का? हाँ, ऐसे तो आप दोनों लिख सकते हो ना, हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हो। नहीं, यूपी जो कंपलसरी इंग्लिश में होता है वो ये बता रहा है। यूपीएससी में होता है, इंग्लिश का भी होता है उसमें। और इसमें पीसेस में हिंदी का ही होता है। देखो उसमें दोनों होते हैं, इसमें बायलिंगुअल होता है। यूपीएससी में तो बायलिंगुअल होता है, जो भी आप चाहे हिंदी इंग्लिश बोथ में लिख सकते हो आप उसमें इंग्लिश का भी तो कंपलसरी होता है ना। इंग्लिश में जो इंग्लिश की जो कंपलसरी पेपर होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें कुछ लिखने को आता है। उसमें तो इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी का होगा तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, उसमें आप क्विट नहीं कर सकते हो, है ना। तो मैंने बताया कि एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी। ठीक है, एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी। और इसीलिए
एथिक्स की समस्याओं का निदान कैसे होना चाहिए? दार्शनिक तरीके से ही होना चाहिए। दूसरी लाइन लिखिएगा, इसीलिए नीति शास्त्र की समस्याओं का समाधान भी दार्शनिक तरीके से होना चाहिए। इसीलिए नीति शास्त्र की समस्याओं का समाधान भी दार्शनिक तरीके से होना चाहिए। एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, गांधी का सत्याग्रह, ठीक है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले समझ जाएंगे तो फिर पढ़ाना बहुत हमारे लिए आसान होगा। पहले तो एक ट्रैक में बना रहा हूँ, आप लोगों को मेंटली ट्रैक बन जाए, क्योंकि जो विषय है आपको दिया गया है बड़ा ही गूढ़ विषय माना जाता है, बहुत ही गूढ़ और डिफिकल्ट विषय माना जाता है। तो उसको बहुत ही आसान बना करके आपको लेवल पर परोसना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए आपको पहले एक इंट्रोडक्टरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे सत्याग्रह है, गांधी का सत्याग्रह, गांधी का सत्याग्रह, यह आपके एथिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। गांधी के सत्याग्रह के बाद ये टॉपिक जो है सत्याग्रह, यह सोशियोलॉजी में भी टॉपिक आपको पता है, अपने समाजशास्त्र से कर रहे हैं। यह समाजशास्त्र का भी टॉपिक है। यही टॉपिक, सेम टॉपिक, ये कहाँ पे है? यही टॉपिक दर्शन शास्त्र में भी टॉपिक है, ठीक है। यह राजनीति शास्त्र में भी है, यही टॉपिक, सेम टॉपिक है। और यही टॉपिक जो है आपका कहाँ पे है? नीति शास्त्र में भी है, यही टॉपिक नीति शास्त्र में। मैं 4 ही लिख रहा हूँ, सेम टॉपिक है। अब खतरा कहाँ पैदा हो जाता है? खतरा यहाँ पैदा हो जाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर जब एथिक्स पढ़ाता है ना, तो वह चूंकि फिलॉसफी के अप्रोच को नहीं जानता है, वो किस अप्रोच से पढ़ाएगा? वो पॉलिटिकल साइंस के अप्रोच से पढ़ाएगा। हालांकि मैटर सब कुछ डिट्टो है। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर भी गांधी के सत्याग्रह को पढ़ाएगा, लेकिन उसकी अप्रोच क्या होगी? सोशियोलॉजिकल अप्रोच होगी। अब इसमें इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अर्थशास्त्र भी देख सकते हो आप। जितना जिस एरिया का विद्वान होगा उसको उसी एरिया से पढ़ाएगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है? दर्शन शास्त्र के तरीके से आपको एथिक्स पढ़नी है। तो जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है उसने कहा ये तो हमारा विषय है, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब IAS में लिख के आओगे तो जो कॉपी जांचने वाले जो दादा लोग बैठे हुए हैं, वह 2 लाइन ही पढ़ करके जान जाएंगे कि आपको फिलॉसफी के अप्रोच नहीं आती। यानी आपने जिस आंसर को लिखा है वह पॉलिटिकल अप्रोच से लिखा हुआ है, फिलॉसफिकल अप्रोच से नहीं। आपको नंबर नहीं मिले। सोशियोलॉजिकल जो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर है वो भी गांधी के सत्याग्रह को लिखेगा, उसका भी अप्रोच क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट है उसके अप्रोच को जानना। जब अप्रोच को जानेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। ये फिलॉसफी का बहुत बड़ा मतलब ये है। अभी सत्याग्रह एक टॉपिक है, ये बहुत बारीक अंतर है। अब दिक्कत है कि राजनीति शास्त्र में अब क्या लिखा जाएगा, इसको मैं लिखवाऊंगा आपको तब समझ पाओगे। क्वेश्चन एक ही है, अगर सभी को उत्तर अलग अलग दिया जाए तो टेक्निकली फैक्ट तो एक होगा, लेकिन जो फैक्ट को डिफाइन करने का तरीका होगा, जो प्रायोरिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। सबसे रिलेट कर जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स से वो कृषि वाला जुड़ जाएगा, नीति शास्त्र का फिलॉसफी विचारधारा से जुड़ जाएगा। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, चूंकि तुम समाजशास्त्र से किए उसे तुमको बता रहा हूँ। अब गांधी के सत्याग्रह को अगर आप लिखेंगे तो इसमें समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक व्यक्ति के संबंधों का इतिहास है। तो सत्याग्रह को सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से हैंडल करने का प्रयास करो। अगर पॉलिटिकल साइंस में लिखना है तो फिर यह इसमें राज्य और सरकार के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उसके जो इंटर रिलेशन होते हैं, उसको देखा जाता है। उसको गांधी के सत्याग्रह को उस एंगल से देखना पड़ेगा। यानी हर सब्जेक्ट का अपना एक अप्रोच अलग होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर तो बेशक पढ़ा देगा,
शायद अच्छा पढ़ा दे, लेकिन वह सिविल सर्विस के जो एप्लीकेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए आप उनको घी नहीं पिला रहे हो, आप उनको क्या पिला रहे हो? स्वीट पॉइजन आप पिला रहे हो। आप भी खुश हो जाओगे, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। बेशक आप ऐड कर निकलोगे, अरे सर ने क्या लाजवाब पढ़ा दिया, लेकिन वह आपके लिए स्वीट पॉइजन की तरह से। लास्ट ईयर वो जो ज्योग्राफी वाले टीचर सर नहीं, जो अमित सर, वही एथिक्स पढ़ाए थे। अच्छा, एथिक्स का कोई स्पेशल टीचर अलॉटेड नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट आए, कम से कम उसकी या तो बैकग्राउंड फिलॉसफी की हो, या तो वो फिलॉसफी पढ़ा हुआ बंदा हो जो कि फिलॉसफी को जानता है। जब वो एथिक्स पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाने में धरती और आसमान का अंतर आ जाएगा। या तो नया कैंडिडेट आके किताब पढ़ के पढ़ा देगा, कोई भी चीज नहीं, लेकिन उसमें अनुभव भी उसके इंक्लूड होते हैं ना, वही चीज़ें हैं। तो एथिक्स अपने आप में बहुत ही आसान विषय है, मतलब बहुत आसान, लेकिन यह है कि इसमें अप्रोच मांगता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना कि एथिक्स के लिखने का अप्रोच दूसरे विषयों से अलग होता है। एक लाइन फिर लिखिए नीचे कि एथिक्स में आंसर यानी उत्तर लिखने का अप्रोच दूसरे विषयों से हट करके होता है। एथिक्स में उत्तर लिखने का दृष्टिकोण दूसरे विषयों से हट करके होता है, यानी अलग होता है, डिफरेंट होता है इसका अप्रोच। अब नीचे फिर एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे गांधी का सत्याग्रह, जैसे नीचे अब नीचे लिखिएगा, जैसे गांधी का सत्याग्रह, गांधी का सत्याग्रह समाजशास्त्र में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। गांधी का सत्याग्रह का विवरण समाजशास्त्र में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। गांधी के सत्याग्रह का विवरण समाजशास्त्र में भी है, राजनीति शास्त्र में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। अर्थशास्त्र में भी है। अर्थशास्त्र में भी है। में भी है। लिखिएगा, सभी विषयों में तथ्य समान होते हुए भी, या सभी विषयों में तथ्य समान रहेगा, एक ही रहेगा। सभी विषयों में तथ्य समान होते हुए भी, तथ्य का मतलब फैक्ट, समान होते हुए भी, सभी विषयों में तथ्य समान होते हुए भी राइटिंग स्किल यानी लेखन कला अलग अलग हो जाएगी। यानी लेखन कला क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। सोशियोलॉजी का अलग हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का अलग हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। हाँ, तथ्य समान होते हुए भी सभी विषयों की लेखन कला अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, अलग। जैसे नहीं अलंकार होता है, सेम होते हैं लेकिन उसका उदाहरण अलग। ठीक है ना, तो इसको आपको समझना है, ये बहुत बारीक अंतर है और लोगों को समझते हैं। बहुत से पॉलिटिकल जो साइंस के प्रोफेसर्स हैं उनको भी मैं जानता हूँ जो कि एथिक्स पढ़ाते हैं। मैं उनसे बार बार गुरु जी से यही पूछता है, पर हमारी नाम लेना किसी का ठीक जो ऑनलाइन क्लासेस जा रही है, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आपने इसमें एथिक्स में जो सत्याग्रह जैसे मैं लिखा हूँ कि मैंने इसको क्या आपने पढ़ाया? तो कहा हमने तो ये पढ़ाया। हमने कहा कि 200 बच्चों का आपने करियर चौपट कर दिया कम से कम आपने। तो उन्होंने कैसे? हमने कहा गुरुजी आप एथिक्स पढ़ा रहे हो, ये फिलॉसफिकल अप्रोच इसमें होना चाहिए, आपने पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच पढ़ा के चले आए हैं। अब वो कहते थे क्या बहुत बारीक अंतर हो, वो मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के पढ़ाया। और उनको तो सर भी जानते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं कुलदीप सर भी जानते हैं, वो उनसे पढ़े भी हुए हैं। मैं नाम लेना एकदम ठीक नहीं है, वो हमारे अच्छे परिचित हैं, लेकिन ये बहुत बारीक अंतर होता है और इस अंतर को आपको समझना है। मैं समझाऊंगा कि क्या अंतर होगा वास्तव में। यही उत्तर गांधी के सत्याग्रह में समाजशास्त्र में कैसे बदल जाएगा, दर्शन शास्त्र में कैसे बदल जाएगा, राजनीति शास्त्र में कैसे बदल जाएगा, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो फिर इस अप्रोच को जिस दिन जान जाओगे वो चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी।
हाँ, यही अप्रोच, सिविल क्या अप्रोच की एग्जाम होती है। बस आपके वो माइंड को पढ़ना चाहते हैं कि बच्चा, क्वेश्चन तो आ गया, आप लिख के चले आए, लेकिन जब वो जानता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वास्तव में आप तो उस क्वेश्चन के आंसर के मतलब को ही नहीं समझ पा रहे, यानी क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे, उत्तर क्या लिखोगे आप? उत्तर तो बहुत आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन जो उससे पूछने की जो एंगलिंग होती है दैट इज डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट होती है। जो क्वेश्चन को समझ गया उसके लिए आंसर एकदम आसान, अप्रोच को समझ गया। गांधी जी का इसमें ये लिख रहा है कि उनकी विचारधारा को उन्होंने आकर्षित किया था कि गांधी जी आएंगे तो सोल्यूशन सॉल्व कर देंगे इसका, नहीं तो वो व्यक्ति तो ही थे, क्योंकि उनके प्रति आस्था ही ज़्यादा जुड़ी थी। राजकुमार सिंह जी को बुला, बाकी और भी तो नेता थे, फिर गांधी जी को बुलाने का क्या कारण था? क्योंकि उनके प्रति उनकी विचारधारा, आस्था उनकी जुड़ी थी, यही आकर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और भी डायमेंशन भी जुड़ेंगे, इकोनॉमिक होंगे, फिर सोशल, हाँ, कई चीज़ें होंगी। ये मतलब मेरा विचार है सही या नहीं पता नहीं, मुझे बस ले लो। ठीक है, तो ये आपका एक नीति शास्त्र या एथिक्स है। ये चीज़ों को लेकर के हमने कहा कि जो हर विषय का अपनी एक जो है लिखने का तरीका होता है, तो नीति शास्त्र जो है एक दर्शन शास्त्र का विषय है, इसीलिए दर्शन शास्त्र में इसके लिखने का तरीका दूसरे विषयों से कैसे होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। ये नहीं कि जो पॉलिटिकल साइंस में होगा वही फिलॉसफी, नहीं, मैटर एक होगा लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब मैं फिर आता हूँ कि फिर भी नंबर क्यों नहीं मिलता है। एक रीज़न तो मैंने बताया ना, नंबर नहीं मिलने का रीज़न ये है कि लोगों को अप्रोच के, सही अप्रोच के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। एक रीज़न सबसे बड़ा मैंने आपको बताया। अब दूसरा रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहला रीज़न मैंने बताया, सेकेंड रीज़न की नंबर नहीं मिलता, इसको मैं आपको करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। सेकेंड रीज़न है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, मैं बहुत लोगों को इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक केस स्टडी आती है, आप लोग केस स्टडी में पढ़े हैं, जैसे कि केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सपोज कि आप कहीं के जिलाधिकारी हो गए, आप डीएम हैं और कहीं पर दंगा हो गया है और दंगे में तुरंत आपको निकलना है। घर पे पत्नी है, आपकी पत्नी है या आपके माँ बाप हो या कोई भी हैं, वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनको ले जाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपकी पत्नी हो सकती है, तबीयत खराब हो गई, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आप हो गए, या आपके माँ बाप हो सकते हैं। तो दंगा हो गया है, आप सरकारी बंगले में बैठे हैं, दोनों का एक बराबर फोन बज रहा है, तो आप ऐसे पूछा जाता है कि आप क्या निर्णय करोगे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में? आप अपने घर को, अपने परिवार को बचाओगे कि जहाँ दंगा हो गया वहाँ जाओगे? यही ऐसे जो डायलेमा की सिचुएशन होती है उसको डिफाइन करने के लिए ही लिखा जाता है कि आप क्या डिसीजन लोगे ऐसे सिचुएशन। दंगा वाला, क्योंकि वो तो अस्पताल भिजवा नहीं, किसी भी माध्यम से डॉक्टर देखेगा नहीं, माध्यम की बात नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि इसको आप ही करोगे हैंडल। नहीं, मतलब ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इसको जब भी करोगे तो आप ही करवाओगे। हम उनको ऑटो में बिठा देंगे, तब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तब तक दंगा सॉल्व कराएंगे। सर मतलब वो डीएम है तो वो ऑटो में बैठा देगा, ऑटो लॉज। नहीं, मेरा भी सर इस पे डाउट आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत वीडियो में देखा। अगर वो कह देते दंगे वाले स्थल पे जाएंगे तो आपकी क्या फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए? फैमिली, और अगर फैमिली सबसे पहले फैमिली की जिम्मेदारी तो आपकी नहीं, अगर सर कह देते कि फैमिली, तो फिर क्या आपके लिए आप जिलाधिकारी वो जरूरी नहीं है? तो क्या डिसीजन? जिस बंगले में रहते हो, जिसकी सरकारी नौकरी, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो जिम्मेदारी आपकी नहीं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, वो तो पर्टिकुलर है मैटर एक है, वो भी हमारा दायित्व, लेकिन जहाँ पर विद्रोह हो रहा है वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है, जहाँ पे कई जान। अब यहाँ यही तो डिसएग्रीमेंट है, एथिक्स यहीं पर अप्लाई हो जाती है, एथिक्स यहीं पर अप्लाई होती है। एथिक्स बताती है कि आपको करना क्या है, इसके लिए एक रूलिंग बताती है। अब ये सही है कि गलत है, तो एथिक्स से ही अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर जो एथिक्स नहीं पढ़ा हो तो फिर डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी। अब इसमें वैल्यूज़ का सवाल आ जाता है, वैल्यू, जो डिसीजन आप ले रहे हैं वैल्यू पर, यानी वैल्यू किसकी है? आपके पति पत्नी या आपके परिवार की वैल्यू ज़्यादा है कि जहाँ पे दंगा हो रहा है उसकी वैल्यू? जो वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस वैल्यू को क्या करोगे आप? ज़्यादा महत्व दोगे। और वैल्यू को कौन डिसाइड करती है? एथिक्स डिसाइड करती है, विच वैल्यू इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द। अब जैसे महाभारत युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अर्जुन कहता है कृष्ण से कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चले जाते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है कि क्यों अपने हम सगे संबंधियों को मार दे भाई, ये मेरे दादा हैं, ये चाचा है, ये मेरे भाई हैं, ये चचेरे भाई है, जिनके गोद में मैंने खेला, आप कह रहे हैं उन्हीं लोगों को मार दें, हम क्यों मारें? कहते हैं अरे भाई राज्य मिल जाएगा। कहें हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको
मैं तो भिक्षा मांगूंगा, लेकिन अब क्यों मारूं भाई, कोई भी कहेगा। तो फिर अंत में पूरा एपिसोड आप जानते हैं, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंत में अर्जुन उनको मारने के लिए गांडीव गिरा देते हैं, डाल देते हैं। अंत में वो कहानी लंबी है, लेकिन यहाँ पर उनका जो वैल्यू था, पहले समझ में आया कि नहीं, हमारे फैमिली का वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो उनको मारने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब उनको कृष्ण बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ उनको ऐसे वैल्यूज का पता चला, उस वैल्यू के आधार पर वह अपने घर वालों को भी मारने को तैयार हो। यहाँ किसकी लड़ाई है? वैल्यूज की लड़ाई है। और वैल्यूज कौन बताता है? एथिक्स बताती है कि कौन सा वैल्यू है। कृष्ण ने उनको वही बताया ना कि तुम क्या मारोगे, अरे ये लोग तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। इसका मतलब है वैल्यूज जो होती है वह इस जन्म तक नहीं, बल्कि अगले जन्म से भी रिलेट करती है। आपके जो एक्शन हैं, जो आपके वर्क हैं, हमारी फिलॉसफी कहती है आपके जो कर्म हैं वह पिछले जन्म से लेकर के अगले जन्म तक जुड़े हुए हैं। ये फिलॉसफी बता, अर्जुन ने यही बताया, कहा कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं अर्जुन हूं, मैं ही मारूंगा तो अभी मरेंगे। अरे लोग, तुम मरना ही मरना है, तुम नहीं मारो तो मैं मारूंगा। और कितना समझाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका वैल्यूज है, वैल्यूज का संबंध, जिनको हम वैल्यूज कहते हैं, जैसे कि करेज है, साहस है, वीरता है, प्रेम है, और तमाम जो वैल्यूज की एक लंबी लिस्ट है, पुरुषार्थ है, इसका संबंध इस जन्म से ही नहीं जुड़ा होता है, बल्कि अगले जन्म तक, पिछले जन्म से लेकर के अगले जन्म तक जुड़ा हुआ है। तो वैल्यूज आर आल्सो ट्रांसडेंटल, यानी यह अलौकिक होते हैं वैल्यूज। कुछ सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होते, जिनको चलो ठीक है ओवरटेक कर दिया, कोई इशू नहीं। तो वैल्यूज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसडेंटल जो कि इस जन्म से उस जन्म तक जुड़े होते हैं, और कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि सोसाइटी समाज के दिशा को डिसाइड करते हैं, यानी अस्थायी वैल्यूज होते हैं। दोनों बातें होती हैं, समझ में आया? भैया सर एक मैथ पढ़ा रहे थे, तो वो एथिक्स के बारे में बता रहे थे भाई, तो हमने पूछा कि अगर मैं आ रहा हूँ पेपर देने अपना मतलब इन्वॉल्यूशन, रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल इंजर्ड में, तो उसके बाद उसको पहुंचाना जरूरी है या फिर लेट हो जाना है पेपर में? तो उन्होंने तो यही कहा कि पेपर तो अगले साल फिर से उसको बैक पेपर लगा के दे सकते हैं, उसको बचाना ज़्यादा एथिक्स ये कहता है। लेकिन यू आर इंटरप्टिंग क्वेश्चन। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। तो यही मतलब सही था कह रहे कि पहले उसको बचाना है। अब यहाँ पर फिर वैल्यूज की बात आ जाती है। अब वैल्यूज में अब देखिए, यहाँ पर जो भारतीय सोसाइटी है कि आप जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात, जो आपके एक्शन है, आपके काम जो है दो प्रकार के होते हैं। ऐसे काम जो कि जिसमें आपका भला होता है, इसे कहा जाता है आपका स्वार्थ होता है, ठीक है। और आप अपने ऐसा, और एक होता है समाज का स्वार्थ, ठीक है। तो क्या आप अपने स्वार्थ के लिए समाज को कितना, किस सीमा तक जो है बिना समाज, एक है कि आप अपना काम तो करिए लेकिन सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत से फिलासफरों का मानना है कि दोनों के बीच में संतुलन साध के चलिए, यानी आप अपना भी भला करिए और समाज को भी बिना कोई नुकसान किए। लेकिन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब यूँ आप आगे बढ़ते हो तो समाज को किसी न किसी रूप से डैमेज आप करते हो। क्या दोनों, अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा सामाजिक हित के बारे में और आपके व्यक्तिगत हित के बारे में, उसी कॉन्फ्लिक्ट की आप बात कर रहे हो। अगर सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप बताइए। डेफिनेटली अपने विकास, मुझे एग्जिस्टेंस, जब मेरे एग्जिस्टेंस नहीं है तो भाई ये इसे स्वार्थी दृष्टिकोण कहा जाता है ना। आप स्वार्थी हो गए, आप स्वार्थी हो गए ना। अगर सामाजिक हित में और व्यक्तिगत हित में क्लैश होता है तो फिर अगर आप अपने को करोगे तो निश्चित रूप से समाज की हानि हो रही है। तो जो आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? स्वार्थी दृष्टिकोण हो जाएगा, इसे स्वार्थी कहा जाएगा। इसीलिए नीति शास्त्र दोनों के संतुलन साधने की बात करती है, दोनों को बैलेंस लेके करने की बात करती है। दोनों को लेके चलिए आप। अब यहाँ पर जो, अब यहाँ फिलॉसफी फिर आ जाती है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी कहता है उसे कहा जाता है कि भोगवादी प्रवृत्ति। भोगवादी का मतलब मैटेरियलिस्टिक अप्रोच।
दुनिया मरे हमसे मतलब नहीं। हाँ, इतना एक कोई 10 लाख रुपए लेके जा रहा है तो पिस्टल निकाले मार दिए, 10 लाख रुपए के लेके चले गए। हमारे पास पैसा होना चाहिए, बात करता हूँ। ये है, इसे भौतिक अप्रोच कहा जाता है, यानी आप अपने हित के लिए व्यक्तिगत रूप से आप काम कर रहे हो, समाज के हित या किसी के हित से कोई लेना देना आपका नहीं। ऐसे लोग होते हैं, पति पत्नी में भी हुआ तो पत्नी को भी सल्टा दिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी शादी कर लेंगे, क्या है, सेकंड मैरिज कर लेंगे। ऐसी बहुत सी लड़कियां आएंगी, औरतें आएंगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये नितांत स्वार्थी दृष्टिकोण है, ये आदिमानव समय होता उसमें भी ऐसा अप्रोच नहीं। दूसरा है दोनों के बीच में संतुलन साध के चलना, कि आप अपना भी भला करिए और समाज का भला करिए। इन केस आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब प्रश्न उठता है इस कॉन्फ्लिक्ट में हम किसका फेवर करें, अपना फेवर करें कि समाज का फेवर करें या क्या फेवर करें। तो आपका जो क्वेश्चन है किससे जुड़ा हुआ है, समाज से। ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। आप अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हो और समाज के कॉन्फ्लिक्ट की, एक सामाजिक उत्तर, एक व्यक्ति होने के कारण जिस समाज से आप जुड़े हुए हो उस समाज के प्रति भी आप अपनी जवाबदेही को फील कर रहे हो, अदरवाइज आप उसकी चर्चा नहीं करते, है कि नहीं। अगर होते तो आप पलट के भी नहीं देखते। तो आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं, सामाजिक हित भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर लगता है कि नहीं हमारा करियर भी तो है। हाँ, दोनों में फंस जाते हैं, यानी आपके लिए दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न उठता है किस वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करोगे आप, ये आपका निजी फैसला है, निजी फैसला है, ये क्या करोगे आप। अब यहाँ पर एथिक्स काम आती है। अब आंसर आगे पढ़ेंगे तो खुद ही निकाल लोगे आप, ठीक है ना। और क्वेश्चन सर ये होता है इसे, हाँ बताइए। जैसे कि आर्मी में जो शहीद हो जाते हैं या फिर ह्यूमन बम के रूप में जो आतंकवादी लोग जाते हैं, फट जाते हैं, ह्यूमन बम हो गया, बन गया, या फिर आर्मी के रूप में शहीद हो गए बचाने के लिए, अगर वही लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें तो ह्यूमन बम बन के जितने लोगों को रिप्रेजेंट करके मतलब उनका भला करते हैं या बचा लेते हैं या उनके नजरों में बन जाते हैं, अगर ज़्यादा दिनों 60-70 सालों तक जिएंगे, 25 साल 30 साल के अलावा, तो उससे ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं। या अगर आर्मी वाले लोग शहीद हो जाएं कि दूसरे लोग मैं डिफेंड कर रहा हूँ और दिनों तक जिएंगे तो और लोगों को डिफेंड कर सकते हैं, एकदम से तुरंत रैपिड एक्शन करते हैं क्या जरूरत है। अब इसमें हाँ, यहाँ फिर वैल्यूज़ की बात आ जाती है, क्योंकि हम लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं तो वैल्यूज़ की बात आ जाती है। हाँ, अब इसमें ये होता है कि अब देश जो की बात कहा ना, एकदम देश, यहाँ कंट्री की बात आ जाती है। देश, अब देश बड़ा कि समाज बड़ा कि व्यक्ति, अब यहाँ पे देश बड़ा। अब हमारी फिर फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। कहा ही जाता है कि अगर हम देश रहेगा तो हमारा धर्म भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, लेकिन जब देश ही नहीं रहेगा तो न हमारा धर्म बचेगा, न तो हमारा रिलीजन बचेगा, न तो हमारे वैल्यूज़ बचेगा। ऐसे कंडीशन में व्यक्तिगत यानी पर्सनल सेक्रीफाइस का कोई स्थान नहीं है। अगर 1000 लोगों को भी शहीद कर दिया जाए या मार दिया जाए और हमारा देश बच जाए तब भी इसे सही माना जाएगा। अपने निजी हितों को तो त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ त्याग की परिभाषा आ जाती है, देश बचाने की बात। यहाँ पर जो अगर राजा अच्छा है तो निजी हितों का त्याग करके ही काम कार्य कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जो कह रहे हो कि शहीद का जो है, तो ये शहीद ऐसे वैल्यूज़ यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब देश बचा हमारा देश रहेगा। तो यहाँ पर यानी 1000 लोगों के शहीद होने से अगर 10 या 100 करोड़ लोगों की जान बच जाती है तो यह वैल्यूज़ क्या है, सस्ती है, कुछ भी नहीं, नथिंग। अच्छा, तो इसी में ये जो भी आपने सिनेरियो बताया है, मान लीजिए वो बंदा तड़प रहा है, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, आफ्टर दैट मैं सिलेक्टेड हो गया, मेरे द्वारा हज़ारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे आगे चल के, मतलब वहाँ पे अगर एग्जाम मेरा छूट गया, आफ्टर दैट मैंने गेम कर ली, उसमें भी तो ये बोल मेरी मतलब अपना परसेप्शन रहा कि वो चलो कोई बात नहीं जाए। सर इसमें मुझे लग रहा है वो तो पॉसिबिलिटी है, हाँ। प्रोबेबिलिटी है ना, कंफर्म है, लेकिन वो गारंटेड है मर जाएगा। तो मेरा एक मिनट, हाँ रुक जाओ। हाँ नहीं, परसेप्शन पर भी चलता है। फिलॉसफी में परसेप्शन बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत रोल प्ले करती है। परसेप्शन सपोजिशन से कहा जाता है, मान्यता, ठीक है ना। हाँ बोलो। सर मेरा आपके क्वेश्चन से संबंधित है कि आपने कहा था कि अगर उसके पेरेंट्स वो अगर मरने की सिचुएशन में है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है, और फिर आपने कहा कि दंगा हो रहा है, तो सर अगर जिलाधिकारी है तो उसकी जिले के प्रति जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सर अगर वो कह दे कि मैं दंगल स्थल पर जाऊंगा और फिर कमीशन ये क्वेश्चन कर देता है कि आपको जिन माता पिता ने जन्म दिया आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सर
क्या इसमें राइट रहेगा? अब इसमें ये है कि यही तो उत्तर है, आपको देना है कि क्या तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ऐसा। इसका कंक्लूजन देना पड़ेगा तभी वो सर्टिफाइड बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ कभी पर कभी तो वो हाँ ना में एक्सक्लूड मांगता अब है। चूंकि दोनों की वैल्यूज़ है, आपकी पति पत्नी है या आपके परिवार के लोग हैं, उसकी भी अपनी एक वैल्यूज़ है, और एक जो जिलाधिकारी हैं आपके डिसीजन के कारण वहाँ भी 150 लोग मर सकते हैं दंगे के कारण। तो लाइफ वैल्यूज़ मतलब आप, लेकिन ये है कि बताओ कि नहीं हमारे लिए परिवार इंपॉर्टेंट, ये एकदम नया उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर कुछ जल्दी देता परिवार इम्पोर्टेंट है नहीं कि जिला का काम नहीं संभाल नहीं रहे ये हो, चीज़ तो देखो, फिर ऐसी बात है, अगर उसमें जाना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं पहले तो हम परिवार को देखेंगे, तो कमीशन बैठा हुआ चौंक जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि 99% लोग क्या उत्तर देंगे, कहे हम अरे दंगा पहले देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको कह रहे हो मैंने पहले परिवार देखूंगा, तो आपके डिफेंस बहुत तगड़े होने चाहिए, फिर उसके लिए लॉजिक बहुत होनी चाहिए, उस लॉजिक को प्रूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। सर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मेरे हिसाब से ये है कि एम्बुलेंस वगैरह या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आना क्यों चाहते हो, फिर अपना लाइफ देखो ना, क्योंकि आपको तो सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने फैमिली को उत्तर दोगे पहले मैं फैमिली को देखूंगा, तो फिर कहेगा कि फिर सिविल सर्विस तुमको ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, अपना परिवार ही देखते, फिर परिवार ही बचाते। वो वेलफेयर के लिए है ना, पब्लिक सर्विस के लिए, ना कि चल वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके कंपेयर में देखा जाए वैल्यू किसकी ज़्यादा। अरे भाई लेकिन आप ये तो सोचिए कि डीएम होता है, साधु सन्यासी थोड़ी है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है, नौकरी किस लिए कर रहा है, फैमिली के लिए। फैमिली के लिए, तो ये भी तो एक वैल्यूज़ है ना परिवार के लिए। अरे यही कह देंगे कि मैं मेरे बाबा, अब ये कहोगे कि अब ये कहे कि पत्नी भरती है, आप ये कह सकते हो कि अरे पत्नी मर जाएगी तो क्या दूसरी पत्नी आ जाएगी। फिर वो और कुछ उसके क्रेज जब कह देगा आपके लिए जब वाइफ ने आप जिला क्या कर संभालेंगे, जब वो सिर्फ इस पे तो ये बनेगा ना कि जब आप उनके लिए आपकी वाइफ ने इंपॉर्टेंट, तो आप जिले को क्या संभालेंगे? हाँ लेकिन फैमिली को आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हो, फैमिली को आप जो है किनारे भी नहीं कर सकते। वो नहीं करेंगे हम, लेकिन क्या करेंगे हम उनको हॉस्पिटल भिजवा देंगे, तब तक हम उसको सॉल्व करके आएंगे, लेकिन हम कहाँ वो करें, क्योंकि जहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंस है हमें वो सॉल्व करना है, वहाँ पे कोई और भी ज़्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसको पे जाने जा सकती है, उसके बाद हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तब तक वो दवाई करते हैं। चलिए ठीक है, इसमें सोचते रहिए, फिर आगे हम लोग बहस करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इस केस को आपको लिखने को आ गया, ये केस समझ में आ गया, इसी केस में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस केस को ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब इस केस को जैसे कि एक डीएम के सामने एक समस्या आ गई, ये केस आ गई जो मैंने केस आपको बताई, डीएम है और कहीं पर ऐसी क्राइसिस हो गई, दंगा भी हो गया, पत्नी भी बीमार है, परिवार भी बीमार है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। जैसे ही इसके दिमाग में डीएम के सामने यह समस्या आई तो वह सोचने लगा। सोचना किसका विषय है? हाँ बताइए। थिंकिंग करना एक मनोवैज्ञानिक विषय है। क्या है? एक सामने समस्या, तो आप कैसे क्या से सोचते हो, यह इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। क्या इन्वॉल्व हो गया? इस देखिए केस को बेटा बहुत बड़ी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ जो है एकदम आसान तरीके से, ठीक है ना। ये रिकॉर्ड वो संभाल के रखिएगा, आपको आगे काम देगा। जैसे ही ये केस, जैसे ही डीएम के पास से सूचना पहुंची कि यहाँ पर दंगा हो गया, डीएम सोचने लगा, तो जैसे ही वह सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है किसी विषय को लेकर के, वह उस प्रक्रिया का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से। किससे हो गया? मनोविज्ञान। ये पहला विषय इसका हो गया। अब वह एक डिसीजन लेगा। डिसीजन लेना भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। डिसीजन लेना भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो निर्णय लेना भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अब दूसरा जो डिसाइड, एक निर्णय करेगा वो, ठीक है ना। यानी जो प्रक्रिया चलती है आपके दिमाग में कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, अंत में निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। जब वह निर्णय लेगा तो वैल्यूज के आधार पर निर्णय लेगा। किस पर लेगा? वैल्यूज, यानी मूल्य के आधार पर कि हमको वहाँ जाना चाहिए, तब वो वैल्यू की तुलना करेगा कि हमारे लिए हमारा परिवार इंपॉर्टेंट है कि जो दंगा हो गया वहाँ जाना, वह वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर वैल्यूज के तुलना की बात आ गई, यानी मूल्य, वैल्यू का मतलब मूल्य, ठीक है ना।
वैल्यू की तुलना की बात आ जाएगी तो वहां पर क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? एथिक्स हो जाएगा। जहां राइट, जहां पर सही और गलत का निर्णय करना होगा, है सही और गलत का निर्णय किस पर लोगे आप? वैल्यूज के आधार पर लोगे, ठीक है ना। तो सही और गलत का निर्णय जब लोगे, सही या गलत का निर्णय लोगे, तो यह हो जाएगा किस पर तो होगा? वैल्यू के आधार पर। यह विषय हो जाएगा क्या? नीति शास्त्र का विषय हो जाएगा, एथिक्स का विषय हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मैं फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि जिलाधिकारी है तो वह संविधान से क्या हुआ है? बंधा है। ही इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वह संविधान से बंधा हुआ है। और जब वह कोई आदेश देगा तो अब यहां पर क्या इन्वॉल्व हो गया? राजनीति शास्त्र। क्या हो गया? अब यहां पर आ गई राजनीति शास्त्र, यहां पर राजनीति शास्त्र आ गई। जब वह आदेश देगा तो सरकारी आदेश देगा, और वह आदेश जो है सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति शास्त्र यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो। चौथा विषय अब देखिए, यह विषय चूंकि भीड़ का है, दंगा हो गया है ना, दंगा हो गया है, ये विषय भीड़ का है, तो भीड़ को हैंडल करने का कि में किसी जरूरत पड़ती है? भीड़ का एक मनोविज्ञान होता है, हर भीड़ का। अब भीड़ देखेगा कि यहाँ लोग दंगे कर रहे हैं, ये है, कोई बोतल फेंक रहा है कोई, तो अब इसमें अब वो उसको पढ़ाया जाता है कि भीड़ की साइकोलॉजी क्या होती है। भीड़ की साइकोलॉजी में एक आदमी जहाँ चला तो लोग उधर चल पड़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आ गया समाजशास्त्र। यहाँ पर हालांकि साइकोलॉजी भी शामिल है, लेकिन यहाँ समाजशास्त्र शामिल हो गया, ठीक है ना। अब यह शामिल हो गया यहाँ पर समाजशास्त्र। गुस्साई हुई भीड़ को मॉब कहते हैं ना, हाँ, मॉब ही कहा जाता है। ये समाजशास्त्र शामिल हो गया। तो एक डिसीजन में कितने चीजें इन्वॉल्व हो गई? वैज्ञानिक और नीति शास्त्र, टॉपिक बहुत छोटा है, देखने में पूरा मतलब हो जाता है सागर की तरह मतलब फैला हुआ है। मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, जो केस स्टडी आती है, केस स्टडी। और केस स्टडी में लोगों को नंबर नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, उसका रीजन यही है जो मैं बता रहा हूँ। जब केस स्टडी के आंसर को आप लिखोगे तो उस आंसर में कैसे लिखोगे? उसमें मनोविज्ञान भी शामिल है, उसमें नीति शास्त्र भी शामिल है, उसमें राजनीति शास्त्र भी शामिल है, उसमें समाज शास्त्र भी शामिल है। यानी आंसर लिखते समय आपको चारों अप्रोच को जानना जरूरी है। अगर चारों अप्रोच को नहीं जानोगे तो केस स्टडी का उत्तर आप, हमें नहीं कहते कि नहीं लिख पाओगे, बेशक लिखोगे, लेकिन जो उत्तर मिलना, जो आपको मार्क्स मिलना चाहिए वो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर अप्रोच को जानते हैं तो इनको अगर 5 नंबर मिला तो सेम आंसर पर इनको 8 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का अंतर आ जाएगा, 4 नंबर, इतना अंतर आ जाता है, क्योंकि आपको अप्रोच ही पता नहीं है। तो एक प्रशासनिक जो निर्णय होता है केस स्टडी में, जो मैंने बताया, उस केस स्टडी में जो सब्जेक्ट शामिल हैं वो है आपका मनोविज्ञान, एक है एथिक्स, दूसरा है राजनीति शास्त्र और तीसरा है समाजशास्त्र। तो केस स्टडी में इतने अप्रोच को लेकर चलना पड़ता है, और वह एक दिन में नहीं आता है। पहले तो चारों सब्जेक्ट के अप्रोच को आपको लिखना पड़ता है, यानी इस आंसर में चारों की ब्लेंडिंग होनी चाहिए। चारों के आपके केस स्टडी के आंसर में चारों की फाइन ब्लेंडिंग होनी चाहिए, इसको लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके उत्तर देने की प्रक्रिया में आपको चारों चीजों की फाइन ब्लेंडिंग होनी चाहिए केस स्टडी में, तब आपको यहाँ पर प्रॉपर आंसर, आपको एक जो मार्क्स है वो आपको मिलेगा केस स्टडी में। सर, हमने कुछ वीडियोस में देखा है, कभी कभी कमीशन कहता है कि आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है, वो आपको नहीं कहता कि आप एक्सप्लेन करें। उस सिचुएशन में क्या करना है? नहीं, देखो, वो जो इंटरव्यू में हो सकता है, लेकिन केस स्टडी में तो आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसे डायलेमा की सिचुएशन, डायलेमा का मतलब होता है जब तो ऐसी परिस्थितियाँ होती जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाए, ठीक है ना।
जब आप निर्णय नहीं, जैसे कि एक पिता है, उसके सामने उसके दो बेटे हैं, अब दो बेटों के बीच में वो किधर उसका पलड़ा भारी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें उसके लिए बड़ी ऐसी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभार 2 नहीं 3-3 एंगल दे देते हैं। मैं तो 2 ही बताया, आपको कहीं 3-3 एंगल मिल जाएगा। अब 3 एंगल में फिर यहाँ पर फिर वैल्यूज़ को हो जाता है, लेकिन ये है कि जिस भी एंगल को आप प्रेफर करोगे, उस प्रेफर के लिए आपको प्रॉपर लॉजिक देनी पड़ेगी कि यह वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर दूसरे वैल्यू को देंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा या हो जाएगा। लेकिन इसमें हमेशा ये लोगों को बताया जाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे किया जाता है, सोशल वेलफेयर को जो है वह निर्णय उसी तरफ पलटा जाता है या उसको प्रेफर किया जाता है जो सामाजिक हितों से जुड़ा हुआ विषय, यानी जिससे सामाजिक हित होता हो। जब क्लैश होता है व्यक्तिगत हित में और सामाजिक हितों में, और जब प्रशासनिक पदों पर आप बैठे हुए तो आपको व्यक्तिगत हितों को किनारे करना ही करना पड़ता है। आप किधर पलटा मारोगे? सोशल वेलफेयर की तरफ आप क्या मारोगे? पलटा मारोगे, यानी आपका डिसीजन उधर टिल्टेड होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, दोनों को संतुलन साधने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं अपने परिवार को भी देखेंगे और वो भी देखेंगे हम। बहुत लोग संतुलन साधने का दायरा इसका डायमेंशनल होता है, इसमें कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं उनके जो फर्स्टली टेकिंग डिसीजन जो होना चाहिए उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत जैसे उनका क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक में कह रहे थे 3 चैम्बर। हाँ, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, सबको बताना 3 चैम्बर है, एक में शेर है जो 30 दिन से बन रहा है, उसको खाने कुछ नहीं मिला। दूसरा है जो जिसमें आग जल रही है, आग लगी है। तीसरा वो है जिसमें गुंडे खड़े हैं, तलवार भाला लेकर सब खड़े। बताओ आप क्या करोगे, किससे जाना चाहोगे? जाना तो भाई आप नहीं जाओगे, तो भी भूखे पड़ जाओगे। तो शेर तो 30 दिन से मर ही गया होगा, भूखा है जब। तो कारण ये है ना कि ये चीज़ें ना, ये हम उसके बाद ये तो सबको कुछ होता है। मैं यहाँ पे ये समझ रहा था कि ये डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है कितनी फास्ट है, वो चीज़ देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। हाँ, फास्ट भी है और थोड़ा सा आपके वैल्यूज़ को भी वो चेक करना चाहते हैं, आपके वैल्यूज़ को भी चेक करना चाहते हैं। तो जो आपका पारिवारिक वैल्यू है वो सोसाइटल वैल्यूज़ है, एक है कि प्रशासनिक। लेकिन चूँकि प्रशासन में चूँकि है, एक बहुत बड़ा अच्छा, अगर आप कभी यूट्यूब पर देखेंगे कि कोई निखिल करके बिहार के रिटायर्ड गवर्नर थे और वहाँ की डीएम एसपी है, क्या नाम उनका है, बड़ी अभी जो लेडीज़ है ना, अभी जो केस हुआ ना वो धरना प्रदर्शन का, वो केस की तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नर और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है, बहुत ही वैल्यूबल बात दोनों के बीच में हुई है। वो भी आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस थे, बाद में सरकार ने उनको कहीं नॉर्थ ईस्ट का गवर्नर बना दिया। वो पटना के रहने वाले थे, वहीं घर बना के रहते थे, और जहाँ की वो इस पटना की एसपी थी, वहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने बार बार शिकायत किया। लेकिन होता क्या था कि जो गवर्नर जो खुद आईपीएस रह चुका हो, तो लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। और रात को जो एसपी थी, क्या नाम है, लेडी लड़की का नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है आपको, एकदम यंग है, नई पोस्टिंग है। तो उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने रात को फ़ोन किया तो उन्होंने उनको आंसर दिया कि रात में मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैसी सिचुएशन होती, रात में मैं किसी से नहीं मिलती। तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं, रात का मेरा खुद का मेरा पर्सनल आवर होता है, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, चाहे जो भी, और लोग हमारा स्टाफ इस केस को देखता है। तो उनसे जाकर गवर्नर साहब मिलने गए। दोनों की जो कन्वर्सेशन है आप नेट पर चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाती हो रात को। तो कहता कि सर मैं रात को फ़ोन नहीं उठाती हूँ किसी का। कही कि नहीं, तो फिर दोनों तो जो रिटायर्ड आईपीएस जो गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो एथिक्स है, अब वहाँ एथिक्स बताया कि जो जिस आईपीएस का जो मैनुअल है, स्वीटी सहरावत, एकदम सही बताया। तो जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो मैनुअल है, आईपीएस का मैनुअल है, उसके लिए जो आपको ड्यूटी पर अपॉइंट किया गया है, यू आर फॉर अलर्ट फॉर द 24 आवर्स, 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें देयर इज द नो स्पेस फॉर द स्लीपिंग आर योर प्राइवेसी, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर पब्लिक आपको कॉल करती है रात को 2 बजे, तो 2 बजे आपको उनको आंसर देना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में यह जो आईपीएस का जो एथिक्स है, जब एसपी अपॉइंट होता है तो बाकायदा उसको दिया जाता है, यू आर वर्किंग फॉर द 24 आवर्स।
और आप सो रहे हो कि कितने, वो कोई इशू ही नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पर अगर दोनों के बीच में, यहाँ देखिए फिर हो गए व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत हित को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, किनारे करना पड़ेगा, उसका कोई रोल ही नहीं है आपके लिए। यू आर वर्किंग फॉर द 24 आवर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप छुट्टी पर चले जाओ। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि हमारे लिए स्पेस इतना इंपॉर्टेंट है, यू गो फॉर द लीव, छुट्टी पर ले से चले जाओ या दूसरा कोई काम कर लो आप। लेकिन जिस ड्यूटी को आपने ज्वाइन किया है वो 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए, और बहुत की पोस्ट पर बैठी हुई हो आप। सपोज कि रात को कहीं पर दंगे हो गए, कहीं पर कुछ हो गया, लेकिन नहीं ये तो मेरा स्लीपिंग आवर है। ये दोनों के बीच का कन्वर्सेशन, तो इससे एक मतलब ये समझ में आता है कि जो रूलिंग, सरकार रूलिंग भी बनाई हुई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, यही एथिक्स का पार्ट है। इसीलिए जो आपको कुछ सेक्शन में भी पढ़ाया जाएगा कि गवर्नमेंट की क्या एथिक्स होती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उससे कुछ एथिक्स होते हैं। आपको उसमें डू और अंडू को लिख करके दिया जाता है कि आपको यह करना है और यह आपको नहीं करना है, साफ साफ लिखा होता है। लेकिन हर केसेस में नहीं होता है। जहाँ दंगा हो गया वहाँ थोड़ी सरकार बताएगी क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डिस्क्रिप्शन या अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर सरकार का। लेकिन जो जनरल बिहेवियर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी का, जो सामान्य व्यवहार होता है, उस सामान्य व्यवहार को लेकर के एक बाकायदे एक प्रोटोकॉल होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अंतर्गत उसको जो है काम करना पड़ता है। और जहाँ पर दंगे हो गए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, उसके लिए बाकायदे उसको खुद अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके उन चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है। अभी सर जो डीएम थे उन्हें उपस्थित होना पड़ा था लखनऊ कोर्ट में, उन्होंने भी मतलब फोन उठाया था, जवाब तलब हो गए थे वो। अच्छा, हाई कोर्ट के वकील ने फ़ोन किया, उनको फ़ोन ना उठाने के कारण जवाब तलब कर दिया गया था उनको। जवाब हाई कोर्ट के अंदर दो जगह। क्यों भाई, आपने एक सोशल में काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, फ़ोन उठाने के लिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वह खुद ही फ़ोन उठाएं, लेकिन हाँ स्विच ऑफ, लेकिन फ़ोन उठना चाहिए। भले आपके असिस्टेंट हों, वो फ़ोन उठाए, उस घटना को संज्ञान में ले। बहुत और गंभीर घटना है तो तुरंत उनको डीएम को बुला के सूचित करें। अगर प्रधानमंत्री को के पास ये चीज़ें व्यवस्था होती है, रात को प्रधानमंत्री 12 बजे भी उठना पड़ता है, हमेशा नहीं होता है। एक बार मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ फ़ोन लगाया मैंने, जिसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो मैं भी उसमें तैयारी करता था, नया नया उत्साह हम लोगों के अंदर हुआ करता था। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सीधे ऑफिस में फ़ोन लगाया, और वो भी रात को 12 बजे, जिसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैंने लखनऊ से सांसद हुआ करते थे, तो मैं लखनऊ में ही अलीगंज में रहता था, तो मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया। कई मित्रों से बात हो रही थी, जैसे नहीं सब लोग तैयारी करने वाले थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय फ़ोन लगा दीजिए आप। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। तो बहस में मैंने फ़ोन लगाया प्रधानमंत्री कार्यालय, तुरंत एक कॉल बेल उठ गई। उन्होंने कहा कि हाँ यस सर, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या? मैंने बताया पूरा कि नाम, मेरा नाम डॉक्टर आई डी सिंह है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, काम बताइए। कहा कि सर प्रधानमंत्री से बात हो पाएगी हमसे? मैंने पूछा कि क्या सर से बात हो पाएगी? उन्होंने कहा सर तो वो सोने चले गए हैं, आप अपना मैसेज पास करिए और मैं कल आपकी बात करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से? हम कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ। ये मतलब उनके, मैं संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उनके संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ, हमको सर से बात करनी। कहा सर बिल्कुल बात हो जाएगी, मैं कल बात करा दूँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये है मतलब समझ में आता है। लेकिन अर्जेंसी अगर होता, कोई बहुत बड़ा इशू होता, तो निश्चित रूप से उनको बताया जाता। तो ये है कि आप ये कहना कि उनका फ़ोन नहीं उठा, बिल्कुल फ़ोन उठा उनका जब, और वो मैसेज क्या हुआ कन्वे हो गया। लेकिन कोई अगर प्रशासनिक इशू पड़ गया तो मैं उनको पहले होना पड़ेगा जो चीज़ों को लेकर। जवाब तलब कर एक अखबार में आए दिन है कि इस अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई, उस अधिकारी के लिए क्या होता है प्रतिकूल परिस्थिति? एडवर्स का मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ हो किसी भी अधिकारी की जो कि शासन के नियमों के प्रतिकूल हो। यानी कोई भी एडवर्स टिप्पणी का मतलब ये हो गया, कोई भी अधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो कि शासन और सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो, तो उस पर जो है उस पर कार्रवाई की जाती है। और जो उसकी कैरेक्टर जो होती है, जिसे आचार पंजिका बोला जाता है, हमको लगता है, ठीक है ना। जितने भी अधिकारी होते हैं सबका एक बाकायदे उसकी कॉपी, उसका बाकायदे कॉपी बनती है। कॉपी का मतलब उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब उस रिकॉर्ड को जो है, जो उसकी आचरण पंजिका होती है, उस पर रिवर्स टिप्पणी की जाती है, लाल स्याही लगाई जाती है, मतलब कि इन्होंने गलत काम किया है। उससे उसका करियर प्रभावित होता है कि सपोज़ कि वो सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, चीफ सेक्रेटरी, जितना लाल स्याही उस पर लगेगा उतना ही उस पर निगेटिव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसको बकायदा रेटिंग उसकी दी जाती है। खराब अगर लाल स्याही लग गई तो फिर जो चीज़ें जैसे डीएम होता है ना, तो डीएम के भी आचरण पंजिका पर वहाँ का सांसद लिखता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वह उसकी आज जब डीएम जब जाएगा ना तो उसकी आचरण पंजिका सांसद के पास जाती है, तो सांसद उसके आचरण पंजिका पर लिखता है कि डीएम साहब का कार्यकाल हरदोई जिले में बहुत ही संतोषजनक, बहुत ही अच्छा रहा। इसीलिए डीएम हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और कोई बात सर नहीं इसके है। अकॉर्डिंग सब प्रमोशन तय होता है। मतलब सर इनका सर आपस में संबंध अच्छा रहता है। बिल्कुल रहता होगा, लड़ नहीं सकता डीएम। अगर जब जाएंगे तो वो 2 लाइन लिख देगा कि इनका जो है आचरण और व्यवहार हरदोई जनपद के लिए संतोषजनक नहीं रहा। बिल्कुल एकदम है। और हाँ, इसीलिए वो लोग दबे रहते हैं। अगर कोई केंद्रीय मंत्री है वह भी लिखता है, क्योंकि उसको डीएम से जनता का उसे प्रतिनिधि माना जाता है। सपोज कि हरदोई में 3-4 केंद्रीय मंत्री हैं हमको लगता है, या राज्य मंत्री यहाँ के स्टेट में 3 हैं, तीनों लिखेंगे डीएम के बारे में, लिखेंगे उनके सीआर कहा जाता है। इसीलिए दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। एक फ़ोन पर उनका फ़ोन उठता है, जो भी कहा जाता है वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है रात को 12 बजे भी उनको सुनना पड़ता है। इसीलिए तो सर जैसे एक चीज़ और है, सांसद कोई काम ना कर रहा हो, मतलब लॉ के अनुसार ना कर रहा हो और डेवलपमेंट के कुछ करप्ट हो, तो फिर वो एक्शन कैसे उसके अगेंस्ट लेगा फिर, क्योंकि वो तो फिर उसका एक दूसरे पर निर्भर है। क्या बोलते हैं, आपने कोई कभी ऐसा एग्जाम्पल में देखा है कि डीएम सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? नहीं मैंने तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर उसका ही हो जाता है ट्रांसफ़र करा सकता है तो उसमें और कुछ नहीं। केंद्र में काम करेगा, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, केंद्र का से आता है वैसे भी। हाँ वो तो ट्रांसफ़र। हाँ बोलो। 2017 का एक वाकया है, हरियाणा थाना के एसएचओ थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो अंशुल वर्मा जी उस समय तत्कालीन सांसद थे। गया तो वहाँ पर बहस हो गई, कुछ अजीब इन्होंने कुछ चर्चा थी, थोड़ा दिया था एसएचओ पे, और कार्य करते समय आपको तो पता है कि मतलब ये सांसद वगैरह कोई कार्रवाई नहीं मतलब कि उस समय कुल के 6 चीजें दी था, कोई कार्रवाई नहीं, बस मतलब देखो अब कोई एसएचओ के ऊपर डिपेंड, एसएचओ के पास भी अधिकारों की कमी नहीं है। अगर दरोगा भी अपने पास जाए तभी सबकी खड़िया खड़ी कर। एक एफआईआर दर्ज करने का उसको अधिकार है, एफआईआर दर्ज करना, और अगर मजबूरी से एफआईआर दर्ज कर दिया तो जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है वो विषय चला जाता है न्यायालय में, वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया। और न्यायालय में किसी सुनता नहीं। और न्यायालय में जब मसला गया तो न्यायालय के ऐसे लोग बड़े कस के रगड़ती है, और उसको मालूम हो गया, और नेताओं को तो छोड़ती ही नहीं है न्यायालय, क्योंकि वो जली भुनी रहती है न्यायालय में। लेकिन यह साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि जिस सिस्टम में काम करना है ना, उस सिस्टम का विरोध करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। या तो नौकरी छोड़ दे वो भाई, या तो यही फिर लड़ाई लड़ने का अपना हथकंडा ही उठा ले। तो ऐसे विद्रोही किस्म के जो दरोगा और सीओ या एसपी बहुत ही इक्का दुक्का लोग होते हैं सोसाइटी में। हाँ वही चीज़। सरकार प्रचंड बहुमत में थी उस समय सरकार। सर एक क्वेश्चन मेरा भी पूछ के सर ये जैसे कि हर कोई कह देता है कि जब अगर हम अधिकारी बन जाते हैं और जहाँ 2-4 लिफाफे लोगों ने खिसकाए तो मतलब एक साइन पे काम हो जाता है, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे घूस लेना नहीं पसंद है और ना ही मैं लोग, तो सर ये कह रहे थे कि आपकी मोरल वैल्यूज इतने स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन सर ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई जैसे कि सांसद नेता वगैरह ही है और वो कह रहा है काम करने के लिए और मैं उसका काम अगर नहीं करती हूँ तो वो तो मेरा ट्रांसफर करवा सकता है, उसमें तो नुकसान मेरा, और अगर सर मैं ले लेती हूँ तो मेरे मोरल वैल्यूज ही नहीं रहेंगे। तो सर इसमें फिर क्या करना चाहिए, इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल। सर पैसे जब भी लेना भी तो सही नहीं है। जब भी किसी बड़े वैल्यू को आप कैरी करते हो और उसके लिए फिर जब उसको परसू करना चाहते हो तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा चीज़ आता है वो त्याग, सेक्रीफाइस। बट सर फिर तो ऐसे हम भी करप्ट हो जाएंगे, बाकी की तरह हम नहीं, अगर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो निश्चित रूप से सिस्टम आपके विरुद्ध हो जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन लेगा। ऐसे बहुत से अधिकारियों को आप देखते हैं कि जिनको 1 साल में 10 ट्रांसफ़र होते हैं। कोई नई बात तो होती नहीं है। तो वो जो अधिकारी ऐसे होती है उन्होंने सिस्टम में जो करप्ट सिस्टम उसके साथ में कंप्रोमाइज़ करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे यहाँ के IPS हैं, एसपी साहब हैं, नीरज यादव, हाँ जो भी हैं, तो उनकी भी अपनी एक वैल्यूज़ हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, उनके कुछ का काम करने के तरीके हैं। तो क्या निश्चित रूप से, तो क्या इसके पहले जो एसपी थे उनका इतना बड़ा नाम नहीं था? तो निश्चित रूप से जो वर्तमान एसपी हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, अच्छी है, और उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और उसकी उनको कीमत चुकानी पड़ती है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू आपको पे करते हैं, वैल्यू आपको क्या करते हैं, पे करते हैं। वैल्यू आपको अच्छा पे करेगा या तो ख़राब पे करेगा। लेकिन अगर कोई करप्ट अधिकारी है तो देखने में आता है कि वो ज़्यादा पे करता है उसको,
भाई गाड़ी भी बना लिया, बंगला भी बना लिया, कार भी खरीद लिया, टेक्निकली तो उसको ज़्यादा पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ जो है आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन का विषय देता है, जो आपकी आत्मा को एक नई शांति प्रदान करता है, आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है, जिसको कि लेकर के उस वैल्यूज़ को लेकर के आप जीते हैं और मरते हैं। और उस वैल्यूज़ के लिए आपके आर्थिक लाभ वह का कोई महत्व नहीं। ये है तो जो हाई वैल्यू, जो बहुत ऑनेस्ट होता है ना, तो उससे आप बात करो तो वो सिर्फ वैल्यूज़ की ही बात करेगा। कहा कि नहीं अपनी ईमानदारी के लिए जान दे देंगे, लेकिन हम किसी के सामने सर, वो इसकी बात करता है। वो कहते हैं अपनी वैल्यूज़ के लिए हम जान दे देंगे, नहीं उसका वैल्यूज उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वह अपने जीवन को भी क्या कर सकता है पीछे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए वैल्यू इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको वैल्यू बेचने में, अगर उनको कार मिले, लाख रुपए मिले, तो उसको 1 मिनट भी उनको संकोच नहीं होता है। तो यह वैल्यूज़ वेरी करता है अलग से अलग। मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ जो होती है, इसकी रूट्स जो होती हैं वह अगले जन्म तक जाती है, क्योंकि वह वैल्यूज़ का संबंध आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। आपके किससे जुड़ा है? कर्म से, यानी आपके एक्शन से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है। और कर्म जो है, अब यहाँ पर कर्म की फिलॉसफी आ जाती है भारत में। भारत में जो भी अधिकतर लोग मानते हैं कि कर्म जो है, बुद्ध ने कहा कि कर्मों की जड़ें जो है पिछले जन्म तक जाती है, ठीक है ना। एक्शंस जो आप जहाँ आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो हम सभी के कर्म, इसके लिए जो बैठे हैं, इसके हमारे प्रीवियस कर्म जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, हमने पढ़ाने के लिए मेरा कंसाइनमेंट हुआ है, ये हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। या जो कुछ भी आपको मिलेगा वह आपके कर्मों का ही अधिकार है, चाहे वो अच्छा मिले चाहे आपको बुरा, दोनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे और बुरे के लिए आपके कर्म ही जिम्मेदार है, तीसरा जब नहीं। बुद्ध ने यह कहा, बुद्ध ने इसीलिए किसी देवी देवता को खारिज कर दिया, किसी देवी देवता को खारिज, उनके लिए कोई देवी देवता का स्थान नहीं। बाद में तो उसमें बुद्धिज्म में देवी देवता आ गए, तारा वगैरह का नाम आ जाता है, लेकिन जो हीनयान है उसमें किसी देवी देवता का कोई स्थान नहीं है। जो भी आप हैं या जो भी आप होंगे, उसके लिए आपका कर्म ही जिम्मेदार है। अगर आप अच्छे हैं, अगर कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, उसके घर में पैदा होते ही उसके घर में मर्सिडीज बेंज है, बेंगलोज है, तो निश्चित रूप से वह इस जन्म में तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पिछले जन्म में वह कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसके कारण वह चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ। कोई लड़का अगर 5 साल में उसको जो उसकी किडनी फेल हो जाती है, तो दारू पीने से फेल नहीं हुई 5 साल में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, 5 साल में किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ गया, कैंसर हो गया। क्यों हुआ भाई? जो बच्चा 5 साल दूध पी रहा है, क्यों हो जाएगा उसको? तो मेडिकल तो फेल हो जाइए। यहाँ तो मेडिकल साइंस कहती है ना कि हर चीज़ का एक कारण होता है और हर कारण का एक कार्य होता है। भाई बीमारी है तो बीमारी का कारण होगा कि नहीं होगा? तो बच्चे ने तो कभी शराब भी नहीं पिया, सिगरेट भी नहीं पिया, गुटखा भी नहीं खाया, तो कैसे उसको कैंसर हो गया? अब इसकी व्याख्या कैसे होगी? यहाँ पर मेडिकल साइंस कहती है, अब मेडिकल साइंस नहीं मानती है, लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक नई साइंस पैदा हुई, इसे रिफ्लेक्सो एक्शन कहा जाता है, कि आपके इस बीमारी का कारण आपके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, उसके जो इम्प्रेशंस हैं, उसके संस्कार हैं, इस जन्म में क्या हो गए हैं? ट्रांसमिट हो गए। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज में यह थेरेपी बहुत ज़्यादा, जब वहाँ के डॉक्टर जब किसी भी पेशेंट को एकदम से डिक्लाइन कर देता है, तो उसको वो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, और हिप्नोटाइज करने के बाद उसके प्रीवियस बर्थ की हिस्ट्री को क्या करते हैं? पूछते हैं, पिछले जन्म में आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, क्या वो बताता है, तब उसको वो लिंक कर लेते हैं वहाँ से। इस जन्म रहता होगा याद, क्या नहीं हिप्नोटाइज सब कॉन्शियस में बेटा, सब याद है। मैं पढ़ा रहा हूँ, सब में पढ़ाऊँगा। आपका जो मन है, माइंड है ना, वो कई लेयर्स में बटा हुआ है, एक लेयर से नहीं। सबसे बाहरी लेयर पे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। आपका माइंड सुपर माइंड है, इसमें इस जन्म की ही नहीं करी हजारों जन्मों के संस्कार की मेमोरीज क्या होती हैं, वो स्टोर है, लेकिन आप नहीं जानते हो। सर इसी महाभारत में जो नहीं भीष्म पितामह होते हैं, दया में जैसे होते हैं, तब श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मतलब हमें इसका नाम क्या मिला है, मतलब दया पे क्या सर को फेंका था ना उसको, मतलब
कि आपने तो सड़क को उठा के पेड़ों के पेड़ पे डाला। तो ऐसी कोई डिसीज अगर किसी वेस्टर्न कंट्रीज में कोई अगर डॉक्टर कहा कि नहीं अभी नहीं बचेंगे, फिर उनको रिफ्लेक्सो एक्शन टेक्निक अगर आप सर्च करोगे दिखाई पड़ेगा आपको, तो रिफ्लेक्सो ऐसे कुछ करके है, उनको पिछले जन्म में ले जाते हैं और पिछले जन्म की उसको डायग्नोज को करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं उनको, और उसको आराम से क्या हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक क्या है, तुलसीदास ने लिखा कि ताप यानी कष्ट 3 प्रकार के हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक जो जैसा करेगा उसको नहीं बेटा, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक का मतलब है गए आप, ठंडा लग गया आपको, दिख रहा है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं होता। वो क्या कहा उन्होंने, दैविक। अब उन्होंने दैविक कहा, दैविक कारणों से इसका भी कोई पता नहीं है, अब उसके लिए फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू। इसीलिए मंत्र चिकित्सा की व्यवस्था भारत में की गई है, मंत्र चिकित्सा, जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानते हैं मंत्र चिकित्सा के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया चीज़ों के बारे में। हाँ, केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लियर हो गया कुछ? सर ये मंत्र चिकित्सा के अभी बात करें, अथर्ववेद में जिसका यूज किया गया है वह सही था या गलत? अब वो विषय थोड़ा सा इतना ज़्यादा डाइवर्ट मत करिए, क्लास वहाँ एथिक्स पर हम लोग रहें तो अच्छा है। हाँ, देखिए वो मंत्र चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय है, बहुत लोग उसे अंधविश्वास भी कहते हैं, जादू टोना काला ये सब चीज़ें हैं। हाँ, नहीं विश्वास करने का राइट सबको है, कुछ लोग करने का, या तो भाई उसको प्रूव करके दिखाओ, तब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हाँ बताइए सर, जैसे आप कह रहे थे पुनर्जन्म की सोने का चम्मच जैसा नहीं कि ये पिछले कर्म का होता है। हाँ बिल्कुल। हम कहें कि ये इस जन्म का भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल भी देता हूँ, जैसे जेनेटिक होता है, डिसीज होते हैं, डिसऑर्डर होता है, जैसे माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि कैंसर का, उनके अंदर उसमें जो जीन थे वो उसमें थे, और उससे ट्रांसफर अगली जनरेशन में हो गई। जो बच्चा होगा ना तो उसके भी कैंसर होगा, तो पुनर्जन्म वहाँ पर, यहाँ तो इसी जन्म का वो। तो साइंस जहाँ फेल हो जाती है, जिसको बता ही नहीं पाती है साइंस, जैसे फेल, जैसे किडनी फेल होना, छोटा बच्चा है तो डॉक्टर तो हाथ खड़ा कर देता है ना कि भाई हमको पता नहीं क्यों की चीज़ें क्या होगी। ये भी सर माना जाता है कि अगर माँ के है जीन में प्रॉब्लम थी तो भी ये हो सकता है। तो बीमारी का पता चल गया है ना कि भाई ये रीज़न, तो मेडिकल में चला जाएगा ना, उसमें कोई नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कहा कि कोई अमीर घर में पैदा हुआ, तो अमीर घर में पैदा हुआ तो वो कौन सी बीमारी है? जैसे अंबानी का बेटा है सर, उसका कौन सी बीमारी है पता नहीं सर, और वो तो अमीर है। अब इसकी व्याख्या करने के लिए आपको प्रीवियस बर्थ में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पिछले जन्म में ही जाना पड़ेगा। कोई टॉपिक बोलो पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि बता रहे हो मतलब सोने का चम्मच लेकर, जैसे क्योंकि पैदा होगा तो सब कुछ उसी को मिलेगा, जाहिर सी बात है। रीजन की बात ये है, वो पैदा तो हुआ उस घर में, लेकिन वो मानसिक रूप से या किसी शारीरिक रूप से अपंग पैदा हुआ, उसका उससे क्या फायदा होगा? उसका तो कोई फायदा ही नहीं। अब कर्म जो होता है ना, एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता है, थोड़ा सा इसको डिफाइन में कर दूं कर्म, क्योंकि इसको हम लोग कर्म जैसे होता है, जिस परिवार में आपका जन्म होता है तो उस आपका संबंध आपको अपने ही कर्म से नहीं होता है, आपके कर्म का संबंध आपके माता पिता से, आपके भाई से, या परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सबसे कर्म का भुगतान करना पड़ता है। यानी कुछ माता पिता के कर्म होंगे जो कि आपसे जुड़े हुए होंगे। इसीलिए गीता में क्या कहा गया है, गीता में कहा गया है कि अर्जुन को ये बताया गया है ना कि तुम जानते हो कि तुम ही इस जन्म में पिता हो, नहीं, किसी जन्म में तुम भी बेटा रहे हो, जिनको तुम पिता कर रहे हो। ने सर कहा था, हाँ, मिलेंगे तो तब बोला किसी जन्म में जिनको तुम बेटा कर रहे हो, तुम्हारे जन्म में किसी जन्म में बाप ये पिता रहे हैं, ठीक है ना। गुरुजी आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हनुमान बाबा थे बिल्कुल झुके हुए, उनसे जब एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आगे बढ़िए आप, हाँ ठीक है। तो ये है कर्म वैल्यूज। तो मैंने बताया यहाँ ये एथिक्स की तरफ रहे तो इसमें तो इसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, अभी तो मैं कुछ बताया नहीं आपको। वैल्यूज, तो वैल्यूज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट वैल्यू जिसकी मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, एक है कि जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है।
दूसरा होता है एक वैल्यूज़ का संबंध जो है इसी जन्म से होता है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका जन्म जो है वो ट्रांसडेंटल कहा जाता है, यानी पारलौकिक कहा जाता है, जिनका संबंध इस जन्म से लेकर के अगले जन्म पे होता है, ये वैल्यूज़ होते हैं। और जो एथिक्स के जो डिसीजन लिए जाते हैं, किस पर डिसीजन लिए जाते हैं? वैल्यूज़ पर लिए जाते हैं। जो भी वैल्यूज़ होते हैं, सारे जो डिसीजन होते हैं एथिक्स के, वह वैल्यूज़ पर डिसीजन लिए जाते हैं। और कोई भी अगर आप डिसीजन लोगे तो अब हर वैल्यू का अपना एक अलग अलग रोल होता है चीज़ों के लेकर के। जैसे भारत में जो सबसे ऊंचा वैल्यू किसको माना जाता है, बताइए? हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भारत पिता का धर्म ये है, मम्मी का धर्म ये है, लड़का का धर्म ये है, तो सर अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। भारत में जो सबसे बड़ा वैल्यू किस चीज को माना जाता है? हाईएस्ट वैल्यूज इन इंडिया, देश के प्रति कर्म। भारतीय परंपरा के अनुसार। धर्म के आधार पर मतलब कोई चीज। अरे यार 4 प्रकार के धर्म, कर्म, ये तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है? यही वैल्यूज है। मोक्ष। डायरेक्ट हम कहते हैं पुरुषार्थ कितने होते हैं? नहीं तो उसे क्यों बोलूं मैं? तो ऐसे घुमा सकते हैं। मोक्ष की भी 4 टाइप्स ऑफ द वैल्यूज। जाते हैं। और भारत में मोक्ष को सबसे बड़ा वैल्यूज, तभी आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कहीं के तीनों का जो उद्देश्य क्या है, वो है क्या है? मोक्ष की सेल्फ रियलाइजेशन। धर्म भी कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में करके, फिर कर्म भी, अर्थ भी कर सकते हैं, अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त किसको प्राप्त करना? सही कि गलत है? अरे बिल्कुल, क्या उसमें गलत क्या है? वो भी सकते गलत नहीं हो सकता है सर। जैसे बता रहे हैं, एक लाइन में बताया गया कि ईश्वर को प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। एक लाइन में मतलब ज्यादा इसको बड़ा चढ़ाकर ना कहना। जैसे हम गौतम बुद्ध जी को इसमें कोट करेंगे, गौतम बुद्ध जी कहते थे इच्छाओं का नाश होना क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। तो हम कैसे मान लें ईश्वर की प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति है? फिर कोट करेंगे ना, तो मिला के हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तो वैल्यूज के बारे में मैंने बताया कि जो भी एथिक्स के निर्णय होते हैं वह वैल्यूज पर यानी मूल्यों पर डिसाइड होते हैं, ठीक है ना? तो ये है। और इसको हमने लिखा कि जो केस स्टडी में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसको अलग से लिख लीजिएगा कि जो भी केस, इसको लिखा कि केस स्टडी, हाँ लिख लिया। जो भी केस स्टडी में होता है, जो सोचने की प्रक्रिया होती है, उसका संबंध होता है मनोविज्ञान से, ठीक है ना? इसके बाद निर्णय लेने का संबंध किससे होता है? सोचना क्या प्रक्रिया है? सोचना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना? सोचना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना? और निर्णय लेना भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। दोनों लिख लीजिएगा कि सोचना और निर्णय लेना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चरण नंबर 1, ठीक है ना? दूसरे में लिखिए कि अब इसके बाद निर्णय लेना, तो निर्णय लेना किस पर आधारित होता है? वैल्यूज पर आधारित होता है। निर्णय लेना या डिसीजन लेना किस पर आधारित है? वैल्यू पर आधारित है, यानी मूल्यों पर आधारित है, ठीक है? इसके बाद अगला है यह इसमें आ जाएगा नीति शास्त्र, इसके सही है कि गलत है, ये एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद आदेश जो उसका होगा, आदेश वह किस पर होगा? वह राजनीति शास्त्र का विषय होगा कि हमको ये एक्शन, जहां कार्य एक्शन की बात आ जाती है, एक्शन यानी कार्य की बात आ जाती है, इसका संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र, क्योंकि वह शासन और सत्ता का हिस्सा है और जो उसकी व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार क्या होती है? चलती है। तो यह राजनीति शास्त्र का विषय है, क्योंकि वह भीड़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना? तो भीड़ को हैंडल कर रहा है, इसीलिए हाँ, इसीलिए यह समाजशास्त्र का विषय है। जो भीड़ किसका पार्ट है? वो समाजशास्त्र का वह एक पार्ट माना जाता है। हो गया। तो केस स्टडी जो होती है, केस स्टडी में इतने डायमेंशंस, जब भी आप केस स्टडी फ्यूचर में लिखोगे
तो इतने एंगल आपको उसमें लिखना पड़ेगा, उतने अप्रोच को लिखोगे तभी आपको एक बेटर नंबर मिलेगा। 2 अप्रोच मैंने बताया, केस स्टडी के बारे में और इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए और फिर आगे हम देखते हैं जो है। इसमें एक चीज़ और बताइए, सर के क्लास आ जाएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम 2:30 बजे क्योंकि वो पढ़ती 2:42 हो गया ओवर टाइम हो गया।